है वो आपका जो नया टॉपिक है उसका नाम है क्वांटम फिजिक्स। ठीक है जी। तो नया जो हमारा आज का टॉपिक है वो है क्वांटम फिजिक्स। ठीक है भाई। तो ये हमारा क्वांटम फिजिक्स का नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। से बराबर वाले रूम में सरदानी बहुत शोर मचा रहे हैं। मैं जरा ये रूम का दरवाजा बंद करके आता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। ऑलराइट जी। अब देखिए जो क्वांटम फिजिक्स का जो चैप्टर है इसमें बेसिकली इसको हमने कुछ सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है, जैसे कि हम करते हैं चैप्टर को डिवाइड। तो इसका जो पहला हिस्सा है, ठीक है, इस पहले हिस्से में जो हम बात करेंगे और किस पे बात करेंगे, पहले हिस्से में हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। उसके बाद जो अगला हमारा कॉन्सेप्ट है वो है वेव पार्टिकल डुअलिटी का। जो तीसरा हमारा टॉपिक है वो है इसमें एनर्जी लेवल्स का, जिसको आप स्पेक्ट्रम का टॉपिक कह सकते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। और चौथा जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो इसमें यहाँ पर है बैंड थ्योरी का। ठीक है। तो ये 4 कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। जो है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने के बाद एक वर्कशीट करेंगे, जो कि गालिबन वर्कशीट नंबर पता नहीं कौन सी 32 31 की होगी। फिर हम जब वेव पार्टिकल डुअलिटी पढ़ेंगे फिर एक वर्कशीट करेंगे। उसके बाद हम एनर्जी लेवल्स या स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे और एक वर्कशीट सॉल्व करेंगे। और फिर हम बैंड थ्योरी के बारे में पढ़कर एक वर्कशीट जो सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज फोटो इलेक्ट्रिक। कौन सा इफेक्ट भाई? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इसकी टेक्निकल इम्पोर्टेंस भी है और उसके अलावा इसकी हिस्टोरिकल जो इम्पोर्टेंस उससे भी ज़्यादा है। टेक्निकली तो हमारे बहुत सारी चीज़ों में काम आता ही आता है, लेकिन उसके साथ साथ जो इसकी हिस्टोरिकल बड़ी इंपॉर्टेंस है। हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस इसकी इस वजह से है क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो फिनोमेना है, इसी की वजह से हमने क्वांटम फिजिक्स को जो है वो इन्वेंट, यानी कि क्वांटम फिजिक्स जो स्टार्ट हुई है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से ही जो स्टार्ट हुई। अगर पहले ये समझेंगे क्वांटम फिजिक्स जो है इसका मतलब क्या है। देखिए, हम जब फिजिक्स की बात करते हैं ना, तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स जो है वो जो है बेसिकली स्टडी ऑफ यूनिवर्स है। यानी इस यूनिवर्स में जितने भी फिजिकल फिनोमेना हो रहे हैं, जो भी मैटर है या एनर्जी है, या उनका आपस में जो रिलेशन है, तो फिजिक्स जो बेसिकली स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी है एंड द रिलेशन बिटवीन है। यानी कि मैटर क्या है, एनर्जी क्या है, और मैटर और एनर्जी का आपस में क्या ताल्लुक है, ये सब चीज़ें हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो बेसिकली इन शॉर्ट जो है फिजिक्स क्या चीज़ है? फिजिक्स जो स्टडी ऑफ स्पीड्स बड़ी स्मॉल है। ठीक है। जैसे इंसान, जानवर, प्लेनेट, स्टार्स, तो ये दरख्त, पौधे, पत्थर शत्थर, पहाड़ शहाड़, ये सब क्या है? ये सब वो चीज़ें जिनके मासेस बहुत ज़्यादा हैं लेकिन जिनकी स्पीड बहुत कम। और एक दुनिया वो है जिनमें जो है मासेस बहुत स्मॉल हैं, नेग्लिजिबल मासेस हैं, लेकिन स्पीड जो है बहुत ज़्यादा है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? बात कर रहा हूँ मैं सब एटॉमिक लेवल पे बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, ये सब पार्टिकल्स हैं, इनके मासेस बहुत कम होते हैं, ना होने के बराबर होते हैं, लेकिन स्पीड बहुत एक्सपर्ट। तो हमारी जो
पुरानी जो नॉलेज थी सारी की सारी, जो जिसको हम न्यूटोनियन फिजिक्स कहते हैं, क्योंकि उस पुराने फिजिक्स में ज़्यादातर कॉन्ट्रीब्यूशन न्यूटन की थी, तो इसका न्यूटोनियन फिजिक्स कहते हैं, या फिर उसको जो है हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। तो जो आपका ये वाली दुनिया है ना, लार्ज मास वाली और स्मॉल स्पीड वाली, इसके ऊपर हम कौन सी फिजिक्स अप्लाई करते हैं? इसके ऊपर हम जो है वो क्लासिकल फिजिक्स अप्लाई करते हैं इसके ऊपर हम, ठीक है? इसके ऊपर हम क्लासिकल फिजिक्स अप्लाई करते हैं। क्लासिकल फिजिक्स कौन सी फिजिक्स होती है? न्यूटन वाली फिजिक्स। लेकिन वो ऑब्जेक्ट जो कि जिनके मासेस बहुत कम होते हैं, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, उनके ऊपर जो हमारे नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स है ना, वो अप्लाई नहीं। तो इनके लिए हमें एक नई फिजिक्स जो है वो बनानी पड़ी, और वो नई फिजिक्स हमने के लिए बनाई, वो क्या है? वो है क्वांटम फिजिक्स, ठीक है? तो इनके लिए जो हमने नई फिजिक्स बनाई, वो नई फिजिक्स क्या कहलाती है? वो नई फिजिक्स जो है क्वांटम फिजिक्स कहलाती है। तो क्लासिकल फिजिक्स जो है, क्लासिकल फिजिक्स जो है वो बेसिकली वो फिजिक्स है जो कि हमारी नॉर्मल जो हमारी दुनिया है, उसमें सारे लॉज अप्लाई होते हैं। यानी कि अगर एक कार चल रही है, एक इंसान चल रहा है, एक इंसान का वेट है, या एक प्लेनेट है, या प्लेनेट की ग्रेविटी है, इन सब के लिए आप क्लासिकल फिजिक्स अप्लाई करें। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर, एक प्रोटॉन का बिहेवियर, एक प्रोटॉन का बिहेवियर जो है, वो आप नॉर्मल फिजिक्स से जो है एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए आपको क्वांटम फिजिक्स चाहिए। अब हमें किस तरह पता चला है कि हमें सबएटॉमिक पार्टिकल्स के लिए जो है वो क्वांटम फिजिक्स चाहिए? वो हमें इस तरह से पता चला, क्योंकि जब हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। जब हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी किया, तो हमें पता चला कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिना है, ये फिनोमिना जो है ना, अब आपकी अपनी नॉर्मल फिजिक्स के जरिए जो एक्सप्लेन नहीं। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि फर्ज करें जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ कि बताओ कि गैस जो होती है वो ज्यादा एक्सपेंड क्यों करती है, और सॉलिड उसके मुकाबले में कब एक्सपेंड क्यों करता है? तो मोस्ट प्रोबेबली आप मेरे सवाल का जो जवाब देंगे, मेरे सवाल का जवाब जो आप देंगे, वो आप काइनेटिक मॉड्यूल ऑफ मैटर के जरिए देंगे। कि भाई काइनेटिक मॉड्यूल ऑफ मैटर के हिसाब से जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके दरमियान बहुत ज्यादा स्पेसेस होते हैं, उनके दरमियान कोई अट्रैक्शन नहीं होती, इसलिए वो गैसेस ज्यादा एक्सपेंड करती हैं। लेकिन सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली टाइड होते हैं, इस वजह से वो ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाते। इधर अगर मैं कोई भी बात करूंगा मॉलिक्यूल्स के हवाले से, गैसेस के हवाले से, सॉलिड के हवाले से, लिक्विड के हवाले से, तो आप उसका जवाब देने के लिए जो थ्योरी यूज करेंगे, वो थ्योरी आप कौन सी यूज करेंगे? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी यूज करेंगे, यानी काइनेटिक मॉड्यूल ऑफ मैटर यूज करेंगे। आप फर्ज करेंगे कल को अगर मॉलिक्यूल्स का कोई ऐसा बिहेवियर सामने आए, जिस बिहेवियर को काइनेटिक मॉड्यूल ऑफ मैटर या काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एक्सप्लेन ना कर पाए, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम यही कहेंगे कि या तो हमारी थ्योरी गलत है, या फिर अगर हमारी थ्योरी गलत नहीं है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हमें कोई नई थ्योरी बनानी पड़ेगी कि भाई काइनेटिक मॉड्यूल ऑफ मैटर जो है ना, वो तमाम कंडीशंस में अप्लाई होता है सिवाय इस कंडीशन के। ऐसे ही हम जो है न्यूटोनियन फिजिक्स पढ़ते आ रहे हैं, हम क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते आ रहे हैं शुरू से। हम कहते हैं कि भाई जो है एफ इज इक्वल्स टू एम ए होता है, और हम ये कहते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट जो है वो, उसका मोमेंटम होता है, उसका ये होता है, वो होता है। तो ये सब हमने क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। लेकिन जब हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स को स्टडी करना शुरू किया, तो हमें पता चला है कि ये लॉज हैं उसके ऊपर अप्लाई नहीं होते। यानी कि जब मैं आपको बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे जाकर बात करूंगा, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर मेरे सामने ये क्लास में चेयर रखी हुई है, इस चेयर का नाम है ए। तो चेयर ए इस वक्त मेरी क्लास में रखी हुई है, ये चेयर है बराबर में सरदानिश की क्लास में नहीं हो सकती। तो अगर ये चेयर अब मैं उठाकर सरदानिश की क्लास में रख दूँ, तो फिर ये मेरी क्लास में नहीं हो सकती। तो ये बेसिकली अंडरस्टूड सी बात है कि हमारे सामने कोई अगर एक चीज है, तो वो एक वक्त में एक ही जगह पर हो सकती है। अगर मैं आपसे बोलूंगी एक सब एटॉमिक पार्टिकल जो है, वो एक ही वक्त में दो जगहों पर हो सकता है। अगर आपसे बोलूँ कि एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक वक्त में दो जगहों पर हो सकता है, तो इट डजंट मेक एनी सेंस। व्हाई डज इट नॉट मेक एनी सेंस? क्योंकि हमारी जो नॉर्मल फिजिक्स है, जो हमारी नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है, उसमें ऐसा कभी नहीं होता। वैसा आज तक कभी नहीं हुआ कि भाई हमारे सामने जो हम सामने जा रहे हैं, हमारे सामने दो दरवाजे हैं, अब हम दोनों दरवाजों से एक साथ गुजर गए। दैट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। हम या तो एक दरवाजे से गुजरेंगे या दूसरे दरवाजे से गुजरेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये लॉ नहीं लगता। एक इलेक्ट्रॉन के सामने अगर दो दरवाजे होंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन एक ही वक्त में दोनों दरवाजों से गुजर सकता है। अरे बड़ी मिस्टीरियस सी बात है, कुछ ऐसी आपको ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपको हैरी पॉटर की कहानी सुना रहा हूँ, बट दिस इज रियलिटी। और ये जो रियलिटी है, इसका रीजन क्या है, इसकी वजह क्या है, वो अभी तक हम नहीं समझ पाए, बिकॉज वी आर स्टिल स्टडिंग क्वांटम फिजिक्स। लेकिन इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, इस चीज को समझने के लिए, हमने जो लॉज बनाना शुरू किए हैं, जो हमने अलग से फिजिक्स बनाना शुरू की है, वो लॉ या वो फिजिक्स क्या कहलाती है? वो फिजिक्स क्वांटम फिजिक्स कहलाती है। तो अगर मैं इसको इन शॉर्ट आपको बताऊं, तो इन शॉर्ट इसकी स्टोरी ये है कि जो नॉर्मल बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी स्पीड्स कम होती हैं, उसके लिए हम नॉर्मल क्लासिकल फिजिक्स इस्तेमाल करते हैं। और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है लेकिन उनका मास ना होने के बराबर होता है, उनके लिए उनके बिहेवियर को समझने के लिए हम जो है क्वांटम फिजिक्स जो है वो पढ़ते हैं।
अब देखिए ये बात हो रही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। अब मैंने आपसे कहा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से हमने ये फील करना शुरू किया कि नहीं भाई, हम जो है सबएटॉमिक पार्टिकल्स के बिहेवियर को अपनी नॉर्मल फिजिक्स से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। न्यूटन जो है वो वहां तक नहीं पहुंच पाया, हमें एक नई फिजिक्स बनानी पड़ेगी, और वो नई फिजिक्स जो है उसको हम क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है इसको देखें। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो बैकग्राउंड है वो कुछ इस तरह से है। ये वाकई है तकरीबन कोई 1887, अगर मुझे सही याद है, ठीक है। तो 1887 का ये वाकया है, और एक जर्मन साइंटिस्ट हुआ करता था बेचारा, और जर्मन साइंटिस्ट का नाम क्या था? तो जर्मन साइंटिस्ट का नाम था HR हर्ट्स। क्या नाम था? HR हर्ट्स। ये वही साइंटिस्ट है जिसके नाम पर जो है वो फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो है उसको रखा गया है। एच का मतलब जो है वो है कुछ हेनरिच, इस तरह करके। आर का मतलब है रुडोल्फ, वही जो रुडोल्फ हिटलर था ना, वही वाला। बेसिकली हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्स इसका नाम, जर्मन साइंटिस्ट था ये, ठीक है। तो इसने सबसे पहले जो है एक चीज जो इसने ऑब्जर्व की, और उसने ऑब्जर्व ये किया कि जब किसी मेटल की सरफेस पर वो अल्ट्रावायलेट फेंकता है, ठीक है। जब किसी मेटल की सरफेस पर जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फेंकता है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। क्या बाहर निकलते हैं इसमें से? इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और वो एब्जॉर्ब कर कर मेटल से बाहर निकलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना कोई इतनी उचंबे की बात नहीं थी, उचंबे की बात मतलब है कोई इतनी हैरत की बात नहीं थी। लेकिन इलेक्ट्रॉन जिस तरीके से निकल रहे थे, और जिन पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहे थे इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, वो पैरामीटर्स और वो फिनोमेना जो है ना, वो आपकी क्लासिकल फिजिक्स जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो इसमें क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है जिनको क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई और जिसको क्वांटम फिजिक्स ने एक्सप्लेन किया, वो मैं आपको समझाता हूँ तफसील से। पहले तो आप ये समझें कि जो आपका हर्ट्स था उसने क्या ऑब्जर्व किया? हर्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से मुराद है कि वो सारी रेडिएशन इनकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है, हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन। हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन का मतलब ये है कि वो वाली रेडिएशन जिनकी जो है फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं रेडिएशन के लफ्ज की बात करूँ तो रेडिएशन का मतलब हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें हमारे पास सबसे पहली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है कौन सी होती है? वो रेडियो वेव होती है। रेडियो वेव के बाद जो दूसरी हमारे पास वेव होती है वो कौन सी होती है? वो माइक्रोवेव होती है। माइक्रोवेव के बाद जो हमारे पास तीसरी वेव होती है वो कौन सी होती है? वो इंफ्रारेड होती है। इंफ्रारेड के बाद जो चौथी हमारे पास वेव होती है वो कौन सी होती है? भाई इंफ्रारेड के बाद हमारे पास विजिबल लाइट होती है, ठीक है। विजिबल लाइट के बाद जो अगली हमारे पास वेव होती है वो कौन सी होती है? वो अल्ट्रा वायलेट होती है, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट हमारे पास कौन सी वेव होती है? हमारे पास एक्सरेज होती है। और फाइनली फिर हमारे पास कौन सी वेव होती है? फिर हमारे पास गैमा रेज। अब अगर आप रेडियो वेव से गैमा रेज की तरफ आते हैं तो क्या होता है? जब आप रेडियो से गैमा रेज की तरफ आते हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, यानी कि आप जितना नीचे आते रहेंगे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। और वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ जो डिक्रीज होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेडियो वेव होती है इसकी जो है वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, ठीक है। और जो गैमा रेज होती है उसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है। और रेडियो वेव की जो है वो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, और गैमा रेज की जो है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। अब इसमें से जो आपका ये वाला रीजन है, ठीक है। अब इसमें से जो आपका ये वाला रीजन है, ठीक है, ये रीजन जो है ये हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन का रीजन कहलाता है। ये जो रीजन है ये लो फ्रीक्वेंसी रीजन या हाई लॉन्गर वेवलेंथ रीजन कहलाता है। और विजिबल लाइट जो बेचारी बीच में आती है इसको हाई में भी डाल सकते हैं, आप लो में भी डाल सकते हैं। अब इसमें से जो हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन है जैसे विजिबल लाइट हो गई या अल्ट्रावायलेट हो गई या एक्सरे हो गई, तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब ये हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन किसी मेटल की सरफेस पे गिरती हैं, जब ये किसी मेटल की सरफेस पे गिरती हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के बाहर निकलने को हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि फोटो लफ्ज का मतलब होता है लाइट, यानी कि रेडिएशन। इलेक्ट्रिकल लफ्ज कहाँ से आया है? इलेक्ट्रॉन से।
यानी कि लाइट की वजह से, रेडिएशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, तो लाइट की वजह से, रेडिएशन की वजह से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना क्या कहलाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, सब बात की बात है, लेकिन पहले हम इस बात को समझ लें कि जब हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन किसी मेटल सरफेस पे गिरती है तो उससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं इस फिनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं उनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद होती है, इलेक्ट्रॉन्स के का जो फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट पैदा होता है उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, पहले हम ये बात देख लें, फिर हम इस पर आगे मजीद बात करें। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये है कि व्हेन हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, when high frequency radiation fall on a metal surface, ठीक है, when high frequency radiation fall on a metal surface, electrons are released. This is called photoelectric effect, and electrons released are called photoelectrons. ठीक है जी, तो ये हमारी जो एक छोटी सी डेफिनेशन हो गई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया भैया। तो अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जब हमें पता चला कि हमें मेटल की सरफेस से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, तो हमने इसमें मजीद कुछ एक्सपेरिमेंट किए, यानी कि जो हर्ट्ज था उसने मजीद कुछ एक्सपेरिमेंट किया। उसने रदरफोर्ड को भी बुला लिया कि चलाओ भाई, तुम भी फारिग हो, मैं भी फारिग हूँ, चलो कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो पहला एक्सपेरिमेंट हमने किया कि हमने एक वैक्यूम ट्यूब ली। कौन सी ट्यूब ली? वैक्यूम ट्यूब। एक वैक्यूम ट्यूब है, और ये वैक्यूम ट्यूब जो है ये ग्लास की बनी, यानी कि हमने मोटा सा, हमने जो है वो तकरीबन एक तगड़ा सा ग्लास लिया और उसकी ट्यूब बनाई और उसके अंदर से हमने हवा को सक कर लिया, तो वैक्यूम ट्यूब बन गई। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब बन गई। ठीक, अब ये ना सही है ये? ठीक है भाई, अनस आगे चले। ऑलराइट, तो हमने ये वैक्यूम ट्यूब है, जिसका मतलब है कि ग्लास की बनी हुई ट्यूब है, मोटे ग्लास की बनी हुई, उसमें से हमने हवा को जो है वो सक कर लिया और इसमें वैक्यूम। फिर हमने यहाँ पे लगाया एक इलेक्ट्रोड। ठीक है, फिर हमने क्या लगाया, यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रोड लगाया। फिर हमने यहाँ पर एक और इलेक्ट्रोड लगाया लेफ्ट साइड पर। इलेक्ट्रोड का मतलब मेटल के पीसेस लगाए। इस वाले इलेक्ट्रोड को हमने जोड़ दिया बैटरी के पॉजिटिव से। ठीक है, इस वाले इलेक्ट्रोड को हमने जोड़ दिया बैटरी के पॉजिटिव से, और इस वाले इलेक्ट्रोड को हमने जोड़ दिया बैटरी के नेगेटिव से। तो बीच में हमने एक सेंसिटिव गैल्वानोमीटर लगा दी। ठीक है, बीच में हमने एक सेंसिटिव गैल्वानोमीटर लगा दी। गैल्वानोमीटर क्या होता है? गैल्वानोमीटर बेसिकली एमीटर होता है, यानी करंट नापता है, लेकिन ये एमीटर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। यानी कि एमीटर जितने छोटे छोटे करंट नापता है ना, गैल्वानोमीटर उससे भी ज़्यादा छोटे करंट नाप सकता है। बस गैल्वानोमीटर जो है ना थोड़ा सा सेंसिटिव ज़्यादा होता है। ठीक है, ठीक है जी।
ये आपकी पावर सप्लाई है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो है वो हमने लेफ्ट वाले इलेक्ट्रोड को हमने पॉजिटिव रखा है। तो जब जो साइड पॉजिटिव होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एन। और जो राइट वाले को हमने नेगेटिव रखा है तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कैथोड। ये क्या कहलाएगा, कैथोड कहलाएगा। ठीक है, अब ये कैथोड हो गया। अब हमने क्या किया, अब हमने ये किया उसके बाद कि हमने जो है वो इसके ऊपर जो है रेडिएशन फेंकी। हमने क्या किया, हमने रेडिएशन फेंकी इसके ऊपर, वो अल्ट्रावायलेट वगैरह जो भी हमारी रेडिएशन थी वो हमने फेंकी इसके ऊपर। जब हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इसके ऊपर फेंकेंगे, फर्स्ट करेंगे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ कैथोड पर। ठीक है, तो हमने कैथोड पर ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फेंकी। जब हमने कैथोड पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फेंकी तो क्या हुआ, हमने नोट किया कि गैल्वानोमीटर ने करंट शो किया। हमने क्या नोट किया, हमने ये नोट किया कि गैल्वानोमीटर ने करंट शो किया। देखें, पहले जो है गैल्वानोमीटर जो है वो अगर फर्स्ट करेंगे हम यहाँ पर ये रेडिएशन नहीं फेंके अगर, तो नॉर्मल हालात में जो है इसमें से कोई करंट पास नहीं होगा। करंट इसलिए नहीं पास होगा क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में क्या है, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में वैक्यूम है। क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में वैक्यूम है, और जब दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में वैक्यूम होगा तो उसमें तो करंट पास नहीं हो सकता, तो उसने गैल्वानोमीटर कोई करंट शो नहीं करेगा। लेकिन जब हम इसके ऊपर रेडिएशन फेंकते हैं कैथोड के ऊपर तो करंट शो होता है। ठीक है, जब हम इसके ऊपर जो है वो रेडिएशन फेंकते हैं तो करंट शो होता है। तो करंट शो होने की वजह क्या है, ये करंट शो होने की वजह ये है कि होता ये होगा कि जब रेडिएशन हम फेंकते होंगे, हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन हम कैथोड में फेंकते होंगे, तो उसकी वजह से कैथोड में से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते होंगे। ठीक है, जब हम हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन कैथोड पर फेंकते होंगे तो कैथोड में से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते होंगे। वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव होते हैं नेचर में। तो चूंकि वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव होते हैं नेचर में, तो कैथोड भी नेगेटिव होता है। तो कैथोड क्या करेगा, कैथोड जो है वो उन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। कैथोड जो है वो उन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब रिपेल होंगे तो सामने जो एनोड है जो कि पॉजिटिव है, वो उन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इसकी वजह से दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का एक फ्लो बन जाएगा और गैल्वानोमीटर जो है वो एक करंट शो करेगा। ठीक है, तो जब आपने हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन फेंकी तो ये गैल्वानोमीटर जो है डिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, डिफ्लेक्ट करने का मतलब ये है कि ये कुछ करंट शो करता है। ठीक है, और इसके करंट शो करने का क्या मतलब है, करंट शो करने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, तो मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं फ्रॉम कैथोड एंड दे रीच एनोड। उसका मतलब है कि वो एनोड तक पहुंच रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पर करंट जो है वो फ्लो। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमने जो है वो कैथोड यूज किया। हम कैथोड किसी भी मेटल का यूज कर लें, ठीक है, कैथोड हम किसी भी मेटल का यूज कर लें, हम जो है वो करंट जो डिटेक्ट करेंगे, कुछ ना कुछ करंट जो डिटेक्ट करेंगे। तो अगर हम जो है किसी भी मेटल का कैथोड यूज कर लें और करंट हमेशा डिटेक्ट होगा, इसका मतलब ये हुआ कि हर मेटल के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। इट मीन कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो किसी एक पर्टिकुलर मेटल के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया के हर मेटल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। हाँ, ये होता है कि किसी मेटल के अंदर से कम इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट होता है, किसी में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ज्यादा करंट डिटेक्ट होगा, लेकिन करंट डिटेक्ट सब में होगा। यानी जब आप हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन फेंकेंगे तो सारी मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बस किसी में से कम निकलेंगे, किसी में से ज्यादा निकलेंगे। यानी किसी का करंट ज्यादा डिटेक्ट होगा, किसी का करंट कम डिटेक्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स किसी में से रिलीज ना हो। पहली बात। दूसरी बात ये कि जब हमें पता चल गया कि हाँ भाई सारी मेटल्स में से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, तो हमने फिर एक मजीद एक्सपेरिमेंट एक और किया हमने। ठीक है, तो फिर हमने एक एक्सपेरिमेंट और किया भाई। वो एक्सपेरिमेंट क्या किया, वो एक्सपेरिमेंट हमने ये किया कि हमने जो ये हमने पहले सेटअप लगाया था उसमें कुछ चेंजेस किए। मिसाल तो एक पहला चेंज तो हमने किया कि बैटरी हमने लगाई वेरिएबल बैटरी। वेरिएबल बैटरी का मतलब है कि इसकी पावर को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। और दूसरा है कि इस बैटरी का जो भी वोल्टेज हम सप्लाई कर रहे हैं, उस वोल्टेज को नापने के लिए हमने लगाया एक वोल्ट मीटर। उसको नापने के लिए हमने लगाया वोल्ट मीटर। और तीसरा चेंज हमने ये किया कि अब हमने रेडिएशन जो जो हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन थी, वो बजाय हमने आपके कैथोड पर फेंकने के, हमने किस पे फेंकी, वो अब हमने एनोड पर फेंकी। तो हमारी हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन थी, तो हमने बजाय कैथोड पर फेंकने के अब किस पे फेंकी, एनोड पर फेंकी। ठीक है,
अब नॉर्मली जो एक्सपेक्ट किया जाएगा वो ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि भाई चूंकि हम हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन जो है अब एनोड पर फेंक रहे हैं, तो एनोड में से जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज को एनोड वापस क्या करेगा, वापस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। प्लस ये कि सामने कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो कैथोड की तरफ जाना भी चाहेगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ जाना भी चाहेगा तो क्या होगा कि वो कैथोड जो होगा उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड की तरफ जाना भी चाहेगा तो वो कैथोड क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। अब प्रॉब्लम इसमें क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे हिसाब से तो करंट डिटेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एनोड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और कैथोड अपने पास से रिपेल कर देगा। लेकिन हुआ ऐसा कि जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तब भी कुछ ना कुछ करंट जो है डिटेक्ट हुआ। अब तब भी कुछ ना कुछ करंट डिटेक्ट होने का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन जो इसमें से निकले थे, इलेक्ट्रॉन्स बहरहाल कैथोड तक पहुंच गए। हालांकि कैथोड इनको रिपेल कर रहा था, इलेक्ट्रॉन एनोड इनको अट्रैक्ट कर रहा था, फिर भी ये इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड तक पहुंच गए, जिस वजह से कुछ ना कुछ करंट डिटेक्ट हुआ। उसकी वजह ये थी कि इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा थी, इन इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड इतनी ज़्यादा थी, ये इन एनोड्स और कैथोड की जो फोर्सेज है उसको ओवरकम कर गए और कैथोड तक पहुंच गए। हमने क्या किया, हमने ये किया कि इस वोल्टेज को इंक्रीज, हमने क्या किया, हमने इस वोल्टेज को इंक्रीज किया। तो जब हमने इस वोल्टेज को इंक्रीज किया तो पता है चला कि फिर करंट कम होना शुरू किया। ठीक है, और फिर हम इस वोल्टेज को इंक्रीज करते रहे और इतना इंक्रीज किया कि सारे इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो गए। अब हमें किस तरह पता चलेगा अभी सारे इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो गए, और हमें इस तरह से पता चला कि उस पर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जो है वो 0। ठीक है, तो जिस वोल्टेज पे सारे इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो गए उस वोल्टेज को हमने क्या नाम दिया, उस वोल्टेज को हमने नाम दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, उस वोल्टेज को हमने क्या नाम दिया, उस वोल्टेज को हमने नाम दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी कि जिस वोल्टेज पर जो है सारे इलेक्ट्रॉन जो स्टॉप हो गए उस वोल्टेज को, उस पोटेंशियल को हमने क्या नाम दिया, उस पोटेंशियल को हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल का नाम, उस पोटेंशियल को हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल का नाम दिया। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या चीज़ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जिस पोटेंशियल पर सारे इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाए, पोटेंशियल एट विच फोटो इलेक्ट्रॉन स्टॉप। ठीक है, और ये हमें किस तरह पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन स्टॉप होगा, ये हमें पता चलेगा कि जब आपका गैल्वेनोमीटर है उसकी रीडिंग 0 है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे गैल्वेनोमीटर जो है क्या शो करेगा, गैल्वेनोमीटर 0 करंट शो करेगा। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जिस पर जो है गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या होगी, 0 हो जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन सारे स्टॉप हो जाएंगे। अब अगर आप किसी भी चीज़ को स्टॉप करते हैं, तो किसी भी चीज़ को जब आप स्टॉप करते हैं तो उसको स्टॉप करने के लिए जो आप वर्क डन करते हैं वो वर्क डन बराबर होता है उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और वो काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए जो वर्क डन करेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या है मैं अभी आपको समझाता हूँ। अब आप ये समझें कि यहाँ पे जो आपने वर्क डन किया है तो आपको याद होना चाहिए कि हमने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि जो पोटेंशियल होता है उसकी डेफिनेशन है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, पोटेंशियल की डेफिनेशन है वो क्या है, पोटेंशियल की डेफिनेशन है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यानी कि पोटेंशियल जो होता है वो V जो होता है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज के बराबर होता है। तो लिहाजा जो वर्क डन होगा वो खुद किसके बराबर हो जाएगा, वो पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज के बराबर। तो वर्क डन होगा वो बराबर हो जाएगा पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो पोटेंशियल आपने लगाया इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप करने के लिए वो पोटेंशियल कौन सा पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, वो पोटेंशियल कौन सा पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल है। और आपने स्टॉप किसको किया है, इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होता है, ठीक है, स्मॉल ई। यहाँ पर अब स्मॉल ई को समझ लें, इलेक्ट्रॉन का चार्ज स्मॉल ई जो है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और इसको आप एलिमेंट्री चार्ज भी कहते हैं या इसको इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कहते हैं, जो कि नेगेटिव में होता है डायरेक्ट। प्रोटॉन का चार्ज भी इतना ही होता है लेकिन प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, बराबर होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉन के चार्ज के। और ये बराबर होगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर।
अब जरा इस पे हम बात कर लें, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्यों कह रहा हूँ। इसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इस वर्क डन से आपने इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप कर दिया। अब जो इलेक्ट्रॉन्स एनोड से रिलीज होकर वापस आ रहे थे या एनोड से रिलीज होकर कैथोड की तरफ जा रहे थे, उन सारे इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बराबर नहीं, उन सारे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं थी। तो आपने जो वर्क डन किया है, वो जो आपने वर्क डन किया होगा वो किसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर किया होगा, कम वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के बराबर या ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के बराबर। उसका जवाब ये है कि आपने जो वर्क डन किया होगा वो ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के बराबर किया होगा, क्योंकि आपके वर्क डन से सारे इलेक्ट्रॉन जो स्टॉप हो गए। इसकी मिसाल मैंने एक मिनट रुकिएगा जरा। ऑलराइट भाई, बाहर थोड़ा सा शोर शराबा हो रहा है, बट एनीवेज तो जरा बर्दाश्त करें। तो मैं ये कह रहा था कि ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्यों है। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसलिए है, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसलिए है क्योंकि हम जो वर्क डन कर रहे हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी को रोकने के लिए कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ कि यार मुझे क्लास में ना दीवार तोड़ के एक दरवाजा बनाना है, और दरवाजा इतना ऊंचा होना चाहिए कि उसमें से हर हर बंदा जो है ना, क्लास का हर बच्चा पास हो जाए, गुजर जाए उसमें से। तो मैं दरवाजे की हाइट किसके हिसाब से बनाऊंगा, उस हर बच्चे के हिसाब से बनाऊंगा जिसकी हाइट सबसे कम होगी, और उस बच्चे के हिसाब से बनाऊंगा जिसकी हाइट सबसे ज्यादा होगी। तो जवाब ये है कि मैं जो दरवाजे की हाइट रखूंगा, मैं उस बच्चे के हिसाब से रखूंगा जिसकी हाइट सबसे ज्यादा होगी। तो अगर सबसे लंबा बच्चा क्लास का गुजर जाएगा उस दरवाजे में से, तो उसका मतलब है कि हर कोई गुजर जाएगा। ज्यादा यहाँ पे जो हमने वर्क डन किया है, ज्यादा यहाँ पे जो हमने वर्क डन किया है, वो वर्क डन जो होगा वो बेसिकली मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा, सबसे ज्यादा काइनेटिक इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। इसलिए हम इसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कह रहे हैं। इस मामले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो E इंटू वी एस जो है, ठीक है, तो हम यूं भी कह सकते हैं कि E इंटू वी एस जो है वो आपका मैक्सिमम एनर्जी के बराबर है। इसको हम हाफ एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी मैक्स का स्क्वायर भी कह सकते हैं, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम स्पीड, जो सबसे तेज भागने वाला इलेक्ट्रॉन होगा ना उसकी स्पीड का स्क्वायर। तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, या ई इंटू वी एस, यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई बाय स्टॉपिंग पॉइंट। ठीक है, तो बस आज इसको यहीं तक रखते हैं। जरा ये कॉलेज में बाहर कुछ एक्टिविटी हो रही है, क्लास नहीं हो पाएगी, मुझे भी बाहर बुला रहे हैं लोग किसी एक्टिविटी के लिए। तो इसको इंशाल्लाह फिर कल आप लोग कॉलेज आएंगे तो कल आपकी डबल क्लास है, उसमें इंशाल्लाह फिर हम इसको कंटिन्यू करें। ठीक है, थैंक